नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके सामने जो टॉपिक लेके आए हैं वो है विश्व के प्रमुख जीवोम या मेजर बायोम्स ऑफ द वर्ल्ड के हम बात करें, चाहे जीवोम कहें, चाहे आपको एग्जाम में जीवोम शब्द लिखा मिले या बायोम शब्द लिखा मिले, दोनों एक ही बात है। हिंदी में भी कुछ जगह बायोम लिखा मिल जाता है, जैसा हमने भी कई जगह बायोम लिखा है, तो जीवोम लिखा मिले या बायोम लिखा मिले एक ही बात होती है। आपने देखा होगा जीव को इंग्लिश में बायो बोलते हैं, तो उसी से बायोम बना है। और इसमें एक बात यह है, जीवोम शब्द से ज़्यादा आप परीक्षा में बायोम शब्द पाएंगे, इसलिए दोनों बातें याद रखेंगे। बायोम और जीवोम दोनों एक ही बात है। अब बात ये आती है जीवोम क्या है या बायोम क्या है। अगर कहीं परीक्षा में आ जाए कि बायोम निम्न में से क्या है या बायोम कैसे बनता है, तो हम याद रखेंगे कि जीवोम या बायोम क्या होता है। तो किसी भी क्षेत्र के प्राणी प्लस वनस्पतियों, प्राणी प्लस वनस्पतियों या हम कहें जंतु और वनस्पतियों को सम्मिलित रूप से जो सृजित पारिस्थितिकी है उसको जीवोम कहते हैं। वहां के वायुमंडल, ठीक, प्राणी प्लस वनस्पतियों के साथ जो वहां के वातावरण जलवायु का सम्मिलित पूरा मैटर जो बन के तैयार होता है, सृजित जो पारिस्थितिकी होती है, उसे हम जीवोम के अंतर्गत रखते हैं। एक सरल सी बात है, अगर हम आपको कहीं ले जाकर किसी कमरे में बंद कर दें और आंख में पट्टी बांध के ले जाएं, उसके बाद जब आपकी आंख से पट्टी खुले तो खिड़की से आप देखें बाहर, तो आपको ये नज़ारा दिखे कि वहां पर ककरीला पथरीला क्षेत्र है और लोग वहां घूम रहे हैं, तो आप क्या अंदाजा लगाते हैं कि आप किसी पठारी क्षेत्र में हैं। अगर खिड़की से आपने बाहर देखा और आपको कटीला और बालू वाला क्षेत्र लगा, तो आप समझ गए कि आप राजस्थान के किसी क्षेत्र में हैं, अर्थात मरुस्थली क्षेत्र है। अगर आपने बाहर देखा और आपको हरा भरा क्षेत्र नजर आया, तो आपकी समझ में आया आप किसी ऐसी क्षेत्र में है जहां वर्षा अच्छी खासी होती है और अच्छी उपज है। यही सेम व्यवस्था कि जो भी बायोम की हम बात करेंगे, वहां के जलवायु, वहां के पादप, वहां के जंतुओं में काफी हद तक अंतर हमें देखने को मिलता है, होता भी है। अब हम बात करेंगे कि आपने समझा कि कहीं की पारिस्थितिकी, वहां के प्राणी तथा वहां की वनस्पति और जलवायु या वातावरण के मध्य जो संबंध है उसे हम जीवोम या बायोम कहते हैं। अगर हम पूरी पृथ्वी की बात करें तो पूरी पृथ्वी हमारी दो भागों में विभाजित है कि उसके 71% पर, मीन्स 51 करोड़ वर्ग किलोमीटर भूखंड पर जल भरा हुआ है, जिसे हम कहते हैं जलीय बायोम, तथा उसके 29% भूखंड पर 15 करोड़ वर्ग किलोमीटर के भूखंड पर स्थल है, जिसे हम स्थलीय बायोम कहते हैं। तो पहला क्वेश्चन बनता है, विश्व के प्रमुख जीवोम को कितने भागों में बांटा गया है? तो दो भाग में, स्थलीय बायोम और जलीय बायोम। ठीक, स्थलीय बायोम जो स्थल भाग पर है और जलीय बायोम जो जल भाग पर है। अब आपसे कहा जाए इन दोनों बायोम में से बड़ा बायोम कौन सा है, तो बड़ा बायोम जलीय बायोम है, क्योंकि इसकी जो हिस्सेदारी है वो 71% पर है और करोड़ किलोमीटर में कहें तो 51 करोड़ वर्ग किलोमीटर में है। करोड़ वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर यह फैला हुआ है। और अगर हम स्थल की बात करें तो ये पूरी पृथ्वी के 29% भूखंड पर है और 15 करोड़ वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल ये विस्तृत है। क्लियर? ये दोनों से सरल सी बात रही। अब बात आई कि पहले हम स्थलीय बायोम की बात करते हैं, स्थलीय बायोम को कितने भागों में बांटा गया। अब स्थलीय बायोम को हम देखें तो अभी हमने कहा कि आप राजस्थान जाते हैं तो मरुस्थलीय क्षेत्र है। आप भारत के दक्षिणतम भाग में जाते हैं जहां प्रायद्वीपीय क्षेत्र है, तो पाते हैं वहां मरुस्थलीय भाग है। अगर आप भारत के उत्तरी भाग में जाते हैं तो वहाँ हिमालयी क्षेत्र है जहाँ बर्फबारी होती है। लद्दाख, जम्मू कश्मीर रीजन में जाते हैं तो वहाँ पर आपको बर्फ का क्षेत्र मिल जाता है। आप अगर जो नॉर्थ ईस्ट में जाते हैं, मेघालय, मणिपुर, नागालैंड वाले क्षेत्र में, तो वहाँ आपको एक अच्छी खासी बायोडाइवर्सिटी नजर आती है। ऐसे ही हमारे देश की बायोडाइवर्सिटी और काफ़ी विविधताओं के कारण हमारे देश में लगभग सारे बायोम पाए जाते हैं। अब पहला जो स्थलीय बायोम में है, तो पहला हमारे पास वनीय बायोम। एकदम सरल सी बात, वो नाम से ही क्लियर है, फॉरेस्ट बायोम। मतलब जहां पर भी वन है वो बायोम कैसा कहलाता है? वनीय बायोम। जो हमारे यहाँ फैले हुए जितने भी वन हैं वो वनीय बायोम के अंतर्गत आएंगे। दूसरा है घास बायोम। घास बायोम जहां पर घास के मैदान होते हैं, जहां पर
चारा या चरने की व्यवस्थाएं होती है उसे घास बायोम के अंतर्गत हम रखते हैं। तीसरा है हमारे पास जिसे हम टुंड्रा बायोम कहते हैं, जहां पर जो भूखंड वर्ष भर, इन्हें हम अलग से भी बताएंगे, एक एक टॉपिक एक एक हेडिंग डाल करके। फिलहाल अभी ये थोड़ा ब्रीफिंग आप कर लीजिए कि कैसे कैसे क्या क्या होता है। टुंड्रा बायोम वो है जहां पर वर्ष भर बर्फ से जो भूखंड ढका रहता है उसे टुंड्रा बायोम के अंतर्गत रखते हैं। और अंत में हमारे पास बायोम है मरुस्थली बायोम। ये वो बायोम है जहां पर हम रेगिस्तानी भाग देखते हैं या मरु भाग देखते हैं जहां कोई उपज नहीं होती। अगर हम देखें तो वनी बायोम को यहां हमने 4 भागों में बांट रखा है। घास बायोम, इसे हम आगे डिस्क्राइब करेंगे, सारे बायोम एक एक करके। घास बायोम के 2 भाग होते हैं, एक होता है उष्णकटिबंधीय घास प्रदेश और दूसरा होता है शीतोष्णकटिबंधीय घास प्रदेश। टुंड्रा भी 2 प्रकार का होता है, एक आर्कटिक टुंड्रा, एक अल्पाइन टुंड्रा। और मरुस्थल भी 2 प्रकार के होते हैं, एक होता शुष्क मरुस्थल और एक होता शीत मरुस्थल। तो इन दोनों की भी बात करेंगे। खैर, अभी हमारे पास वनी बायोम के 4 भागों में हमने बांटा है। 4 भाग कौन कौन से हैं तो वो आप देखें तो पहला है हमारा विषुवतीय वन बायोम। विषुवतीय वन बायोम जो पृथ्वी के विषुवत रेखा, जो भूमध्य रेखा कहलाती 0 डिग्री से निकली है, उसके पैता जो क्षेत्र है उसे विषुवतीय बायोम के अंतर्गत रखते हैं। मानसूनी बायोम, जहां मानसून द्वारा वर्षा होती है, उत्तर भारत का मैदानी भाग इसमें प्रमुख रूप से आता है, ये मानसूनी वन बायोम के तहत आता है। फिर है रोम सागरी वन बायोम, ये अश्व अक्षांश के परितः पाए जाने वाला, इसे हम एक एक कर पूरा विधिवत बताएंगे, पाए जाने वाला बायोम है जिसे हम रोम सागरी वन बायोम कहते हैं। टैगा बायोम वो है जो आप पहाड़ी क्षेत्रों में कभी गए होंगे, उत्तराखंड या हिमाचल सिक्किम साइड, तो आपने देखा होगा यहाँ कोणधारी नुकीले वन होते हैं जहां वर्ष भर तो ठंड नहीं होती, लेकिन कुछ समय के लिए यहाँ बर्फबारी हो जाने के कारण नुकीले वृक्ष पाए जाते हैं, टैगा बायोम के अंतर्गत रखा जाता है। अब बात आती है जलीय बायोम को कितने भागों में विभाजित किया गया। तो जलीय बायोम 4 भागों में डिवाइड है। पहला है हमारे पास सागरी वन बायोम, दूसरा है संक्रमणकालीन बायोम और तीसरा है अम्लवणीय स्वच्छ जल बायोम। ये तीनों पूछे भी जाते हैं। तो सागरी बायोम को अगर हम देखें तो सागरी बायोम हमारे 4 भागों में विभक्त है। और भी भाग होते हैं, कौन कौन से हैं तो एक है खुला समुद्र, जो हमारे समुद्र का ओपन पार्ट होता है, ओशियन बायोम है ही, सागर जहां पर खुला समुद्र। दूसरा है प्रवाल भित्तियां, इसमें हमारी कोरल लीफ भी आ जाती हैं। तट रेखा शोर लाइन जो हमारी होती है वो भी इसके अंतर्गत आएगी। और बैरियर द्वीप, बैरियर लैंड भी इसी में, बैरियर पोर्ट्स भी इसी के अंतर्गत हमारे आता है। फिर है संक्रमणकालीन बायोम, इसमें आर्द्र भूमि वेटलैंड को हम पढ़ेंगे, कच्छ और मैंग्रोव प्रदेशों को इसी में पढ़ेंगे, और हम एस्चुरी अर्थात ज्वार नद मुख भी इसी में पढ़ेंगे। किसके अंतर्गत? संक्रमणकालीन बायोम। ये वो क्षेत्र है जहां कोई उपज नहीं होती, दलदली भूखंड होता है, उसको हम संक्रमणकालीन बायोम के तहत रखते हैं। अब अम्लवणीय स्वच्छ जल की बात आती, ये क्वेश्चन कई बार आपने यूपीएससी, एमपीपीएससी तथा टेट और सीटेट एग्जाम्स में भी देखा होगा। अब इसमें क्या है, इसमें एक शब्द लिखा हुआ स्थिर जल और दूसरा लिखा बहाव जल। सीटेट जब पूछ रहा होता है, चूंकि वो सीबीएसई पैटर्न पर पूछता है, इसलिए वहां पर स्थिर जल को लिए लिख के आता है लेंटिक पौधे कौन से हैं और दूसरा है लोटिक पौधे कौन से हैं। ये दोनों शब्द महत्वपूर्ण है टेट एग्जाम को लेकर के, केवीएस और एनवीएस परीक्षाओं के लिए भी। तो यहां समझने वाली बात है, स्थिर जल अर्थात लेंटिक, जहां जल रुका हुआ है वो लेंटिक के अंतर्गत आता है। बहाव जल, जो जल बह रहा है वो लोटिक के अंतर्गत आता है। अगर हम लेंटिक की बात करें तो तालाब हैं, झील हैं, पोखर हैं, इनमें जहां जल बह नहीं रहा होता है वो लेंटिक के तहत आते हैं। लोटिक में कौन सा आता है तो इसमें हमारी नदियां आती हैं, नहरें आती हैं, झरने आते हैं, जहां पानी बह रहा होता है, वो सारे किसके अंतर्गत आते हैं तो वो लोटिक के अंतर्गत है। तो महत्वपूर्ण बात है, ये दोनों पॉइंट आपके लिए। ठीक, तो ये हमारे बायोम रहे तथा उनके प्रकार रहे। अब हम एक एक कर बात करेंगे, तो अगली हेडिंग आप डालिएगा वनी बायोम और फिर हम वनी बायोम पर आगे। बायोम के अंतर्गत जब हम बात करते हैं वनी बायोम में, तो पहला उसका जो प्रमुख बायोम है वो है विषुवतीय बायोम। विषुवतीय वन बायोम की अगर हम बात करें तो विषुवतीय वन बायोम में ये वो क्षेत्र है जो पृथ्वी की उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, 23.5 डिग्री जो आपकी पृथ्वी झुकी हुई है, ऊपर उत्तरी ध्रुव, नीचे दक्षिणी ध्रुव, और इसके बीचों बीच से एक काल्पनिक रेखा निकाली जाती है जिसको 0 डिग्री अक्षांश रेखा,
भूमध्य रेखा या विषुवतीय रेखा कहते हैं। इसके 10 डिग्री उत्तर में और 10 डिग्री दक्षिण में जो भी विस्तार या फैलाव है उसके अंतर्गत आती है हमारा विषुवतीय वन बायोम। हम ये नहीं कह सकते कि 0 डिग्री के पैरेलल ही विषुवतीय बायोम है, क्योंकि एक सीधी रेखा कोई बायोम नहीं बनाती कि सीधी रेखा वृक्षों की और जीवधारियों की हो जाए। 10 डिग्री उत्तर और 10 डिग्री दक्षिण दोनों साइड पृथ्वी पर जो विस्तार है वो विषुवतीय वन बायोम के अंतर्गत आता है, विषुवतीय वन बायोम कहलाता है। इस वन में यहां पर सबसे ज्यादा सूर्य की सीधे किरणें, इसको विषुवत रेखा इसीलिए कहते हैं क्योंकि यहां सूर्य का सीधा प्रकाश जहां पड़ता है उसे विषुवत रेखा 0 डिग्री अक्षांश रेखा कहते हैं। यदि सूर्य का सीधे प्रकाश पड़ रहा है तो जाहिर सी बात है यहां पर जब ताप अधिक होगा तो जहां ताप अधिक होगा वहां वर्षा भी अधिक होगी। जहां ताप और वर्षा दोनों अधिक होंगे वहां के प्राथमिक उत्पादक अर्थात पेड़ पौधे पादपों के लिए उपज भी अच्छी होगी। जब उत्पादक अच्छे होंगे तो वहां पर उपभोक्ता भी ज्यादा होंगे। इसलिए यह ऐसा बायोम है विषुवतीय बायोम जो वर्ष भर चहल पहल से भरा रहता है और सर्वाधिक जीवभार भी किस बायोम में होता है तो विषुवतीय वन बायोम में होता है। इसीलिए यहां सदाबहार वर्षा वन पाए जाते हैं। कहां पर? विषुवतीय वन बायोम में। सरल क्वेश्चन है कि विषुवतीय वन बायोम में वन किस प्रकार के पाए जाते हैं? सदाबहार वर्षा वन पाए जाते हैं विषुवतीय वन बायोम में। यहां पर प्राथमिक उत्पादकता सबसे ज्यादा होती है, यहां प्राणियों की संख्या भी सबसे ज्यादा होती है। यहां के प्राणी मिग्रेशन नहीं करते। मिग्रेशन मतलब है प्रवास, जितना भी प्राणी होगा वो वहीं रहेगा, वहां से क्यों जाएगा। यहाँ के जो भी पेड़ पौधे पादप होते हैं उनके पत्ते कभी झड़ते नहीं, अर्थात पतझड़ नहीं होता। पर्णपाती वृक्ष नहीं पाए जाते किस बायोम में? विषुवतीय वन बायोम में। और पर्णपाती वृक्ष न पाए जाने का एक कारण यह है कि आपने देखा होगा यदि वर्षा बराबर हो रही होती है, आप जहां रहते हो या वर्षा होती तो वहां पेड़ खूब फलता फूलता है, अच्छी खासी उसको उसके ऑप्टिमम कंडीशन वहां मिलती है, मीन्स अनुकूलतम दशाएं उसको मिल जाती हैं ग्रोथ के लिए। तो जब पेड़ अपने डेवलपमेंट पर होता तो उसमें पतझड़ होने की कोई गुंजाइश ही नहीं। और जितने दिन वर्षा होती है उतने दिन पेड़ में पतझड़ भी नहीं होता। और यहां वर्षा बराबर होती रहती है। अब भारी वर्षा होती, 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है विषुवतीय वन बायोम में। विषुवतीय वन बायोम 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा करता है। अब देख लेते हैं इसकी क्या क्या हमने पॉइंट से लिखे हैं। इसका विस्तार परीक्षा में पूछा जाएगा तो आप कहेंगे 10 डिग्री उत्तरी से 10 डिग्री दक्षिणी, जो अभी बताया गया। दूसरा, यहां सूर्य का सीधे प्रकाश पड़ने के कारण यहां पर वर्षा भी सबसे ज्यादा होती है, 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है किस बायोम में? विषुवतीय वन बायोम में। तथा तापमान भी यहां पर औसत एवरेज टेम्परेचर जो पूरे वर्ष का है वो 20 डिग्री सेल्सियस रहता है। क्यों एवरेज टेम्परेचर ज्यादा नहीं रहता? जब सीधे सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है तो टेम्परेचर ज्यादा होना चाहिए। होता क्या है, यहां रोजाना ये जो क्षेत्र है यहां पर रोजाना तो नहीं कहेंगे लेकिन फिर भी लगभग यहां वर्षा होती रहती है। तो वर्षा होते रहने के कारण यहां पर ह्यूमिडिटी आर्द्रता अच्छी खासी रहती है और इस कारण से ये बायोम में टेम्परेचर जो है वो 20 डिग्री सेल्सियस पाया जाता है। ये पूरे विश्व के 13% भूखंड पर फैला हुआ भाग है। पूरे वर्ल्ड के 13% भूखंड पर, एरिया पर ये जो है फैला हुआ है। और इसकी उत्पादकता, ये पूछा भी जाता है सर्वाधिक उत्पादकता किस बायोम की है, तो आंसर है विषुवतीय वन बायोम की उत्पादकता सबसे ज्यादा होती है। और ये कितने प्रतिशत भूखंड पर फैला हुआ है, तो 40% भूखंड पर है। अगर विस्तार के साथ ही हम बात करें कि ये दुनिया में कहां कहां है, तो अमेजन बेसिन, कांगो बेसिन और इंडो मलेशियन क्षेत्र में इसका विस्तार पाया जाता है। किस बायोम का, तो विषुवतीय वन बायोम का। तथा भारत के पश्चिमी तट जो ये आपका ये मुंबई और गोवा वाला साइड है पूरा, ये गुजरात से लेकर के और नीचे केरला तमिलनाडु तक, ये पूरा विस्तार है किसका, विषुवतीय वन बायोम का। तथा असम में भी इसका क्षेत्र पाया जाता है, किसका, विषुवतीय वन बायोम का। अगर बात करें कि इस बायोम में विस्तार, अपने उत्पादकता जान ली, सबसे ज्यादा खाद्यान्न उत्पादन करने वाला क्षेत्र है कौन, विषुवतीय वन बायोम। भाई 40% अकेले उत्पादित करके दे रहा है। अब आई बात वृक्ष इसमें कौन कौन से पाए जाते हैं, तो इसको जरूर याद रखेंगे। ये छोटी परीक्षाओं में भी पूछ लिया जाता है, बड़ी में आपके तो यूपीएससी और पीसीएस में पूछा ही जाता है। तो यहां पर महोगनी, रोजवुड, आबनूस, रबड़, सिनकोना, ताड़, नारियल जैसे वृक्ष पाए जाते हैं।
इसके अलावा यहाँ पर भारी मात्रा में झाड़ियाँ और लताएं भी पाई जाती हैं। तो लता झाड़ियाँ तो बहुत सारी पाई जाती हैं, असंख्य प्रकार की झाड़ियाँ हैं इस बायोम में। किसमें? सबसे ज़्यादा झाड़ियों वाला बायोम है। सारे पादप लगभग लगभग पाए जाते हैं इस बायोम में। तो इसमें लताएं पाई जाती हैं, एपीफाइट और लियोना की लताएं भी इस बायोम में पाई जाती हैं। और प्रवास हमने पहले ही बताया था, यहाँ के प्राणी मिग्रेशन नहीं करते। अच्छा, मिग्रेशन प्राणी करेगा तो क्यों करेगा? प्रवास कोई प्राणी क्यों करता है? तो प्रवास दो ही कारणों से करता है, या तो भोजन की प्राप्ति और या तो प्रजनन। दो कारण, कि या तो उसे बच्चे पैदा करने हैं उस प्राणी को, तो अंडा देने के लिए जलवायु जहां अनुकूल होती है वहां चला जाता है, पक्षी या कोई जानवर भी हो सकता है, कोई भी होता है। हम भी कहीं यदि एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हैं अपने व्यवसाय के कारण, तो वो हमारा भोजन की प्राप्ति ही होता है। तो प्रवास यहाँ के प्राणी नहीं करते। यह एक ऐसा है जिसमें सर्वाधिक, सबसे घना और सर्वाधिक जीवभार वाला बायोम है विषुवतीय वन बायोम। यहाँ पर वर्ष भर चहल पहल रहती है और प्राथमिक उत्पादकता भी इसकी सर्वाधिक होती है। ठीक, तो ये रही बात हमारे विषुवतीय वन बायोम की। इसका सबसे ज्यादा क्षेत्र जो भारत के कहीं भी पाया जाता है तो हमारे पश्चिमी घाट सह्याद्री की श्रेणियों तथा केरला में सबसे ज्यादा पाया जाता है। क्योंकि आपने देखा भी होगा मैप पर, तो 10 डिग्री जो है वो हमारे कहाँ से निकली हुई है? 10 डिग्री लाइन, तो वो हमारे केरला से निकली हुई है। क्लियर? अगर हम विषुवतीय बायोम के बाद बात करते हैं मानसूनी बायोम की, तो मानसूनी क्षेत्र वो है जो उत्तर भारत का मैदानी भाग, उत्तरी भाग और पूर्वी भाग के कोने में आता है। ये दोनों पार्ट पड़ जाते हैं मानसूनी क्षेत्र के अंतर्गत। मानसूनी क्षेत्र का विस्तार, जहां हमने विषुवतीय की बात की थी कि 10 डिग्री उत्तरी और 10 डिग्री दक्षिणी होता है विस्तार विषुवतीय का, उसी तरह अगर हम देखें तो मानसूनी का विस्तार हम पाते हैं कि बीच में विषुवत रेखा और 10 डिग्री दोनों तरफ छोड़ने के बाद जो 10 से 20 का विस्तार होता है, 10 डिग्री से लेकर के 30 डिग्री के बीच, और इधर भी 10 डिग्री से लेकर के 30 डिग्री के बीच। तो ये वाला पूरा जो क्षेत्र बनता है, ये वाला पूरा क्षेत्र कहलाता है मानसूनी वन बायोम का क्षेत्र, पृथ्वी के दोनों भाग में, उत्तरी भाग में भी और दक्षिणी भाग में भी। ये विस्तार होने के बाद इन क्षेत्रों में होता यह है कि यहाँ पर स्वच्छ पर्णपाती होते हैं, मतलब यहाँ पर पतझड़ होता है वर्ष में, और पतझड़ जो होता है वो शीत ऋतु के, मतलब ठंडी के अंत में हो रहा होता है। शीत ऋतु के लास्ट में आपने देखा होगा, अगर उत्तरी भारत से आप संबंधित होंगे तो देखा होगा उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा, दिल्ली, मध्य प्रदेश वाले इन क्षेत्रों में फरवरी मार्च के आसपास पतझड़ होता है और नए कोपल आते हैं होली के दरमियान। तो ये वाला जितना भी क्षेत्र है, पूरी दुनिया में ऐसी व्यवस्था होती है कि शीत ऋतु के अंत में पतझड़ होता है, उसके बाद नए कोपल आना शुरू होते हैं। जब पतझड़ होगा तो जो भी पादप होंगे वहां के रहने वाले पक्षियों के लिए समस्या होगी और पक्षी प्रवास करेंगे। ये दुनिया का ऐसा एक बायोम है मानसूनी वन बायोम जिसे सबसे सशक्त बायोम माना जाता था, लेकिन वनाग्नि मतलब जंगलों में लगने वाली आग तथा लोगों का अविवेकपूर्ण दोहन, जो जन सामान्य ने अपनी आवश्यकताओं के लिए लकड़ियां भारी मात्रा में काटी, पशु पक्षियों के शिकार भारी मात्रा में किए, तो बायोडाइवर्सिटी को भारी मात्रा में, जैव विविधता को भारी मात्रा में नुकसान पहुंचा। तो इसी बायोम में दुनिया का सबसे विक्षुब्ध बायोम कहा जाता है किसको? मानसूनी वन बायोम को। याद रखेंगे सबसे डिस्टर्ब्ड बायोम कौन सा है? विक्षुब्ध बायोम कहा जाता है। किसको कहा जाता है? तो मानसूनी बायोम को सबसे विक्षुब्ध बायोम कहते हैं। इस बायोम के अगर विस्तार की बात हमने डिग्री सेल्सियस में समझ ली, पृथ्वी पे कितनी, डिग्री में समझ ली कितनी है, तो हम अगर दुनिया में देखें इसका विस्तार कहाँ है, तो बर्मा अर्थात म्यांमार में, वियतनाम में, कंबोडिया में, उत्तर पूर्वी ऑस्ट्रेलिया में, दक्षिणी अफ्रीका में, दक्षिण चीन में, दक्षिण पूर्व अमेरिका में, दक्षिण ब्राजील में और उत्तर पूर्वी भारत में इसका विस्तार है। तो आप यदि अब जो है बड़े एग्जाम दे रहे हैं तो पूरी बात समझना है, नहीं तो सिर्फ भारत की, अगर आपने ग्रेड सी तक की बात है तो उत्तर पूर्वी भारत में इसका विस्तार पाया जाता है। किसका? मानसूनी वन बायोम का। वर्षा की बात करें तो हम चाहे वर्षा कहें या तापमान कहें, तो एक दिन की वर्षा और तापमान की बात नहीं होती कि जैसे आपने सुना कि उत्तर प्रदेश में बांदा का टेम्परेचर 52 डिग्री सेल्सियस चला गया, पिछली बार अभी इस बार 58 डिग्री सेल्सियस, मैक्सिमम 57 डिग्री सेल्सियस चला गया। तो उसकी बात नहीं, एक दिन के टेम्परेचर की बात नहीं, हम बात करते हैं एवरेज टेम्परेचर कितना होता है। तो भारत यहाँ जो मानसूनी वन बायोम है इसमें वर्षा कितनी होती है, तो 150 से 200 सेंटीमीटर होती है।
विश्वती बायोम में पीछे आपने देखा था कि मोर देन 200 सेंटीमीटर, 200 सेंटीमीटर से अधिक थी, लेकिन ये है 150 to 200, 150 से 200 सेंटीमीटर होती है। तथा 80% वर्षा जो है वो ग्रीष्म काल में होती है, ग्रीष्म काल में होती है। आपने देखा भी होगा कि सबसे ज्यादा वर्षा किन महीनों में होती है, तो जुलाई, अगस्त और सितंबर महीने में सबसे ज्यादा वर्षा होती है। मानसून आ कब जाता है, तो 5 जून से मानसून आना शुरू हो जाता है। हर वर्ष अब धीरे धीरे लेट आ रहा, क्योंकि हम लोग इतने अब काबिल हो चुके हैं कि ज्यादा से ज्यादा ग्लोबल वार्मिंग के चलते पूरी व्यवस्था को धीरे धीरे परिवर्तित होती चली जा रही। तो 5 जून को पर्यावरण दिवस भी इसीलिए मनाया जाता है कि यहाँ मानसूनी क्षेत्र में 5 जून से मानसून आना शुरू हो जाता है। 5 से 18 के बीच में आ जाता था जून में, लेकिन अब देखा गया कि इस बार आपने देखा होगा 30 के बाद लगभग बरसात हुई। तो ऐसा चल रहा है सिस्टम। तापमान की बात करें तो एवरेज टेम्परेचर यहाँ 2 भागों में बटा है। ग्रीष्म काल का जो टेम्परेचर है वो 27 डिग्री सेल्सियस से लेकर 32 डिग्री सेल्सियस, तथा शीतकाल का मीन्स ठंडियों का जो है वो 10 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस है। ये वाला टेम्परेचर मानसूनी क्षेत्र में सिर्फ 4 महीने के लिए रहता है, जबकि यह वाला टेम्परेचर रहता है 8 महीने। यदि 8 महीने और 4 महीने की बात करें तो ज्यादा टेम्परेचर अधिक ही होता है। जब टेम्परेचर ज्यादा होगा तो जाहिर सी बात है पेड़ पौधों की वर्धन क्षमता अधिक होगी। एक बात और समझना, अभी पीछे हम विश्वती वन बायोम की बात कर रहे थे, वहां प्राथमिक उपज अच्छी है, पेड़ पौधे वर्धन करते हैं, पतझड़ नहीं होता, प्राणी ज्यादा प्रवास नहीं करते। यहाँ के प्राणी प्रवास करते हैं, दूसरे बायोम जाते हैं, लेकिन अगर हम वृक्ष काट दें, विश्वती बायोम का भी और मानसूनी बायोम का भी वृक्ष काट दें, तो देखते हैं जल्दी पेड़ बड़ा कौन सा होगा जो दोबारा कोपल निकलते हैं काटने के बाद। आप जानते हो तो हम देखते हैं कि मानसूनी बायोम के पेड़ में कोपल जल्दी आ जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये बायोम गर्म है। जिस बायोम में गर्मी जितनी ज्यादा होगी उसकी उत्पादक क्षमता उतनी ही अधिक होगी, है ना। वहां पर क्यों उपज कम है या लेट्स में वर्धन क्यों करता है? क्योंकि वहां पर अधिक वर्षा होने के कारण मिट्टी ठंडी है, उतनी गर्मी वहां हीट मृदा में नहीं है। गर्मी तो है लेकिन हीट उतनी मिट्टी में नहीं है जितनी मानसूनी में है। तो यहाँ के वृक्षों की ऊंचाई पाई गई कितनी है, तो 20 से 30 मीटर यहाँ के वृक्ष ऊंचे होते हैं। कहाँ के? मानसूनी वाले। और यहाँ पर आपने देखा होगा कौन कौन से वृक्ष हैं, तो साल है, शीशम है, बांस हालांकि वृक्ष में नहीं आता, घास है, लेकिन फिर भी इस क्षेत्र में पाया जाता है। सागौन है, जामुन है, महुआ है, आम है, पीपल है, बरगद है, नीम है, पाकड़ है, अमरूद है, संतरा है, मौसमी, बहुत सारी ऐसी चीजें जो यहाँ पाई जाती हैं। ये कौन सा बायोम होता है? तो मानसूनी बायोम होता है जिसमें ये सारे वृक्ष और भी बहुत सारे वृक्ष पाए जाते हैं। क्लियर? अब इसमें से 2 जो वृक्ष आपके सबसे ज्यादा ऑक्सीजन देते हैं उसमें है पीपल और दूसरा है उसमें हमारा नीम। ये 2 हैं जो भारी मात्रा में ऑक्सीजन रिड्यूस कर रहे होते हैं। और 24 घंटे ऑक्सीजन देने वाला पेड़ आप पाते हैं कि पीपल है जो 24 घंटे ऑक्सीजन देता है, इस बायोम में ही पाया जाता है। और इस बायोम का एक ऐसा प्राणी है इस बायोम का जो कि कीट है और इस बायोम में ही सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, मानसूनी बायोम में ही सबसे ज्यादा पाया जाता है। तो उसका नाम है मॉस्किटो, मच्छर। मच्छर इस बायोम का सबसे प्रमुख कीट है। किस बायोम का? मानसूनी का। आपने सुना होगा कौन सा ऐसा देश है जहां मच्छर नहीं पाया जाता, तो देखो यहां कहीं भी उस देश का नाम नहीं लिखा है। मच्छर एक ऐसा देश है फ्रांस जहां मच्छर पाया ही नहीं जाता। क्यों? क्योंकि वो मानसून बायोम में पाया ही नहीं जाता। जो मानसून बायोम में आएगा वहां मच्छर पहुंच जाएगा, चाहे तुम जितना जो भी कर लो, मोर्टीन लगा लो, मच्छरदानी लगा लो, जहां जुगाड़ से मिल गए खटाक से काट के डेंगू बना देगा। क्लियर? तो ये बात रही। और यहाँ के प्राणी प्रवास भी करते हैं। और सबसे ज्यादा प्राणी कहाँ के डिस्टर्ब है, कौन सा बायोम सबसे ज्यादा विक्षुब्ध है, तो मानसूनी बायोम ही है। क्लियर? जब हम वनी बायोम की बात कर रहे होते हैं तो उसमें रोम सागरी वन बायोम भी प्रासंगिक हो जाता है प्राणियों को लेकर, जिनकी बात भी अभी हम आगे करेंगे। रोम सागरी वन बायोम को अगर हम देखें तो इसका विस्तार 30 डिग्री सेल्सियस 30 डिग्री से लेकर के 45 डिग्री होता है, जो उत्तरी में 30 डिग्री और 30 से 45 डिग्री और दक्षिणी गोलार्ध दोनों में 30 डिग्री उत्तरी, 30 से 45 उत्तरी गोलार्ध और 30 से 45 दक्षिणी गोलार्ध में दोनों में विस्तार इसका पाया जाता है। यहाँ के पाए जाने वाले प्रमुख वृक्षों की अगर बात करें तो आप देख रहे हैं कि ओक, वर्च, चेस्टनट, मैपिल, वालनट, चीड़, कार्कवुड, मेड्रोन, सीडर, लॉरेल, आर्बट्रस और एल्म जैसे वृक्ष यहाँ भारी मात्रा में पाए जाते हैं।
ये इनके लिए है ही। अगर हम देखें तो यहाँ पर एक चीज देखने को हमें मिल रही है कि यहाँ वर्षा और तापमान अगर देखें, तापमान तो ठीक ठाक दिख रहा है, लेकिन वर्षा कम होने के कारण यहाँ पर उपज उतनी अच्छी नहीं हो पा रही, क्योंकि यहाँ वर्षा होती 35 से 75 डिग्री सेल्सियस और 25 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 40 डिग्री के आसपास 25 सेंटीमीटर से लेकर के लगभग 40 सेंटीमीटर के बीच रेगिस्तानी क्षेत्रों में भी वर्षा हो जाती, तो भी रेगिस्तान रहते हैं। तो अगर यहाँ वर्षा 100 सेंटीमीटर के आसपास पहुंचे तो वह उपज अच्छी हो, लेकिन यहाँ 35 से 75 सेंटीमीटर वर्षा होने के कारण उपज उतना अच्छा खाद्यान्न उत्पादन नहीं है। तापमान की अगर देखें तो 4 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर शीत ऋतु शरद में अर्थात ठंडियों में होता है, जबकि ग्रीष्म ऋतु गर्मियों में यहाँ का जो तापमान है वो है 20 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस। जो हमारे यहाँ ठंडी में होता है जितना ताप, उतना यहाँ गर्मी का है ना। इसका मतलब जलवायु अच्छी होगी। और प्राणी की अगर हम बात करें तो यहाँ के कौन से प्रमुख प्राणी हैं, तो यहाँ दरियाई गधा, बोंटबुक, कंगारू और बैबून्स जैसी प्रजातियां पाई जाती है, जो मुख्यतः परीक्षण पूछी जाते हैं। दरियाई गधा की बात करें तो इसको क्वागा इंग्लिश में बोलते हैं, ये पाया जाता है अफ्रीका में। और बोंटबुक की बात करें तो ये हिरण की प्रजाति है, हिरण की प्रजाति है जो आपके पाया जाता है कहां पर, तो ये पाया जाता है अफ्रीका में। और कंगारू की अगर बात करें कहां पाया जाता है कंगारू, तो ये पाया जाता है ऑस्ट्रेलिया में। आप सभी जानते भी होंगे पहले से, ऑस्ट्रेलिया में। और बैबून्स की बात करें तो बैबून्स बंदर की प्रजाति है, बंदर की प्रजाति है बैबून्स। और ये कहां पाया जाता है, ये यूरोप में पाया जाता है। क्लियर? ये प्राणी है, तो इसका विस्तार भी आप समझ सकते हैं, अफ्रीका में, ऑस्ट्रेलिया में और यूरोपीय भूखंडों पर 30 डिग्री से 45 डिग्री उत्तरी दक्षिणी अक्षांश दोनों तरफ फैला हुआ है। तो ये हमारा रूम सागरी वन बायोम रहा। इसको सागरी से कतई सागर में न समझना, क्योंकि वनी बायोम स्थल का होता है, तो स्थल पर ही पाया जाएगा। क्लियर है ना? इसे स्थल में ही मानेंगे, इसे हम कतई सागर में नहीं मान लेंगे। क्लियर? तो ये रहा हमारा रोम सागरी वन बायोम। वनी बायोम के तहत जब हम आगे बढ़ रहे हैं तो इसमें रोम सागरी के बाद अब हमारा अगला है टैगा या कोड़धारी वन बायोम। इसकी एक खासियत है कि ये उसी क्षेत्र में पाया जाता है जो समशीतोष्ण क्षेत्र होता है, अर्थात ठंडा पूर्णता न ठंडा न पूर्णता गर्म होता है, उस क्षेत्र में पाया जाता है। और इसका जो विस्तार है वो केवल उत्तरी गोलार्ध पर ही है, केवल उत्तरी गोलार्ध में ही इसका विस्तार है, दक्षिणी गोलार्ध पर नहीं है। पहली बात, ऐसा कौन सा बायोम वनी बायोम है जो केवल उत्तरी गोलार्ध पर विस्तृत है, तो वो है टैगा वन बायोम या कोणधारी वन बायोम। कोणधारी क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके प्रायः वृक्षों को ऊपर की ओर यूं ऐसा नुकीला पाया जाता है, ऐसे कुछ इसके वृक्ष पाए जाते हैं, इस टाइप के इसके वृक्ष रहते हैं जो कि ऊपर की ओर नुकीले होते हैं। क्यों होते हैं हमने पहले भी बताया था, क्योंकि इसमें ताकि बर्फ गिरे तो नीचे आसानी से चली जाए। और इसकी पत्तियां, जो वृक्ष होते हैं इनकी पत्तियां मोटी और मोटी होती हैं तथा कुछ आगे की ओर मोटे होने के साथ साथ कुछ पतली भी होती हैं, मोटी और पतली होती हैं ताकि उनसे प्रॉपरली बर्फ जो है वो नीचे गिर सके। अब इसकी जो पट्टी केवल उत्तरी गोलार्ध पे है, इनमें कौन कौन से देश आते हैं तो आप जानते भी हैं। उत्तर में ऊपर की ओर पट्टी जो भी हमारी है, उस पट्टी में पाए जाने देश कनाडा, नॉर्वे, फिनलैंड, स्वीडन, लिथुआनिया, लातविया और साइबेरिया जैसे देश इसके तहत रखे जाते हैं। तापमान की अगर बात करें तो तापमान यहाँ पर 10 डिग्री सेल्सियस होता है गर्मी में, ग्रीष्म काल में, तथा शीतकाल की अगर बात करें तो -40 डिग्री सेल्सियस होता है। मतलब सबसे बड़ा तापांतर वाला कोई भी वनी बायोम है तो हम कहते हैं टैगा वन बायोम है। सबसे बड़ा जो है टेम्परेचर डिफरेंस है, एवरेज टेम्परेचर है, औसत ताप, जैसा पहले भी आप समझ रहे हैं। तो ये इसका 40 डिग्री सेल्सियस शीतकाल का होता है। यहाँ एक चीज लिखना भूल गए हैं, वर्षा। वर्षा इस बायोम में कितनी होती है? जब वर्षा की बात करते हैं तो कितनी होती है? तो 38 सेंटीमीटर वर्षा होती है। औसत वार्षिक वर्षा कितनी है? तो 38 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा होती है इस बायोम की। किसकी? वनी बायोम की, कोणधारी वन बायोम या टैगा वन बायोम की। और इस बायोम में
ज़्यादातर जो भी वृक्ष पाए जाते हैं उनकी लकड़ियां बड़ी मृद होती हैं। जैसे आपने सुना होगा एक वो पॉपुलर का वृक्ष आता है, इसी बायोम का मुख्यतः वो वृक्ष है। अन्य बायोम में भी लगने लगा, जिससे माचिस की डिब्बी और माचिस की तीली बनाई जाती है। इसमें मृद वृक्ष होते हैं जिनसे पेन वगैरह आपने काट के देखे होंगे, बड़ी आसानी से काष्ठ के काम हो जाता है। तो इसमें कौन से समुदाय का पादप वर्ग सबसे ज्यादा है? तो स्प्रूस, पाइन, फर और लार्च समुदाय की वनस्पतियां सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाती हैं इस बायोम में। क्लियर? स्प्रूस, पाइन, फर और लार्च की। यहां पर क्योंकि बहुत ज्यादा ठंड होती है तो जाहिर सी बात है, अभी हमने थोड़ी देर पहले कहा था कि बिना गर्मी हुए उपज अच्छी नहीं हो सकती, क्योंकि मिट्टी पर या तो पानी और कहीं पर कौन सी उपज होगी, कितनी फसल होगी, ये निर्धारित करती है वर्षा, है ना। कहीं पर कौन सी उपज होगी, कौन सी नहीं होगी, ये वर्षा के द्वारा निर्धारित किया जाता है। लेकिन यह वर्षा भी आपने देखी 38 सेंटीमीटर हो रही है और टेम्परेचर भी माइनस में चल रहा, तो उपज जाहिर सी बात है कम हो जाएगी। और मिट्टी स्पॉट सॉइल और पारजाल प्रकार की होती। पारजाल प्रकार की मृदा प्रायः साइबेरियन नाम है, साइबेरिया में ही पारजाल पाई जाती है। ये दोनों मृदाएं जो हैं, चाहे स्पॉट सॉइल कहें या पारजाल कहें, ये दोनों उपजाऊ नहीं होती। इनमें फर्टिलाइजर बिल्कुल भी नहीं होता, मतलब है कोई नेचुरल फर्टिलाइजर नहीं होता कि कोई उर्वर क्षमता इसमें हो, कोई भी इसमें फर्टिलाइजेशन पावर बिल्कुल नहीं पाया जाता। तो ये मिट्टी की बात रही। अब यहां पर एक चीज और होती है, यहां के प्राणी प्रवास तो ज्यादा नहीं करते, लेकिन यहां के प्राणी शीत निद्रा में चले जाते हैं। शीत निद्रा में कौन सा ऐसा बायोम है जिसके प्राणी मुख्यतः शीत निद्रा में जाते हैं, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं हाइबरनेशन। कौन सा ऐसा बायोम है जहां के प्राणी हाइबरनेशन में चले जाते हैं, शीत निद्रा में चले जाते हैं। व्हाट इज शीत निद्रा, व्हाट इज हाइबरनेशन? हाइबरनेशन क्या है? तो हाइबरनेशन समझने के लिए आपको एक बात यह समझना जरूरी है कि हाइबरनेशन में प्राणी कुछ समय के लिए, जितने दिन तक ये निगेटिव टेम्परेचर रहता है, क्योंकि सर्वाइवल के लिए समस्या है ना, तो इतने दिन तक प्राणी जमीन के अंदर छिप जाएगा। जैसे आपने देखा होगा मानसूनी क्षेत्र में मेंढक अंदर चला जाता है, जब वर्षा होती तब निकलता है। तो इसी टाइप में यहाँ के प्राणी भी शीत निद्रा में चले जाते हैं, जैसे भालू। और शीत निद्रा के साथ यहाँ एक प्राणियों में चीज और होती है, यहाँ फरदार एनिमल पाए जाते हैं जिन्हें हम कहते हैं समूरदार प्राणी, जिन्हें इंग्लिश में बोलेंगे फर एनिमल्स। फर एनिमल्स किस बायोम में पाए जाते हैं? तो आप कहेंगे टैगा वन बायोम में पाए जाते हैं। कौन से फर एनिमल होते हैं? तो फर एनिमल उनको कहते हैं जिनके शरीर में रोए होते हैं बड़े बड़े, जैसे याक, भालू, वो भेड़। ठीक, तो ये वाले एनिमल यहां पाए जाते हैं। किस में पाए जाते हैं? तो आपके टैगा वन बायोम में पाए जाते हैं और ये शीत निद्रा में चले जाते हैं कुछ समय के लिए। ठीक, ये रही हमारी बात किसकी? तो टैगा वन बायोम या कोणधारी वन बायोम की। क्लियर? अब इतना हो गया आज का हमारा। अब हम आपसे छूट रहा, ये वनी बायोम हमारे पूरे कंप्लीट हुए। अब हमारा देखो घास प्रदेश छूट रहा है, टुंड्रा बायोम छूट रहा है और मरुस्थलीय बायोम छूट रहा है, प्लस सागरी वाले पूरे छूट रहे हैं। तो अगली क्लास में ये पूरा एक साथ निपटा देंगे। क्लियर? तो ये हमारी आज की क्लास रही, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार। और एक बात ये जरूर है कि यदि आपको हमारे वीडियोज पसंद आते हैं तो अपने मित्रों तक शेयर करना न भूलें। नए हों तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे के वीडियो भी आपको तक पहुंचते रहें।